एयर। ठीक है, एयर के बारे में पढ़ेंगे हम। ओपन योर ज्योग्राफी बुक, पेज नंबर है आपका 20, पेज नंबर 20। Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere। जो हमारी अर्थ है वो जो है एक बहुत बड़े ब्लैंकेट यानी कि एक तरीके के कंबल, हवा के जो कंबल से जो है ढकी हुई है, ब्लैंकेट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, अर्थ पे रहने वाले, वो सब क्या है, जीने के लिए किस पे डिपेंड है, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड है। It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun's rays। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, हवा, वो हवा जिससे कि हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो वो एयर हमें प्रोवाइड करता है ये एटमॉस्फेयर, जिससे हम ब्रीथ करते हैं, और जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं उससे भी हमें बचा के रखता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। अगर ये ब्लैंकेट, एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट हमारे ऊपर नहीं होगा, हमारी अर्थ के ऊपर नहीं होगा, तो दिन में क्या होगा, क्या होगा, हम जो है जिंदा ही बेक हो जाएंगे। यानी कि जिस तरीके से कोई चीज़ बेक हो जाती है ना ओवन में, उस तरीके से हम दिन में जब सन निकलेगा तो हम बिल्कुल जिंदा ही बेक हो जाएंगे, बिल्कुल भून जाएंगे गर्मी में, ठीक है, सन की हीट से। और रात हो जाएगी तो क्या होगा, हम बिल्कुल फ्रोजन हो जाएंगे, यानी कि फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे, बर्फ जम जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो अगर ये एटमॉस्फेयर का जो ब्लैंकेट हमारी अर्थ के ऊपर नहीं होगा तो दिन में तो क्या है, हम बिल्कुल बेक्ड अप हो जाएंगे, और रात होगी तो हम फ्रोजन हो जाएंगे। सो इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लिवेबल। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है यानी कि जो एयर का मास है उसने ही जो है क्या बना रखा है, टेम्परेचर को अर्थ जीने के लायक बनाया हुआ, यानी कि एक मॉडरेट टेम्परेचर है हमारी अर्थ का, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। डू यू नो पे आओ अब अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर रिलीज करता है, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन से और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या क्रिएट करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। जो भी अर्थ से हीट निकलती है, ठीक है, उस अर्थ को ये ट्रैप करके रखता है। ठीक है, इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस की एक गैस बोलते हैं। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव। अगर जो है ये नहीं होगी तो अर्थ जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होगी और हम इस पर रह नहीं पाएंगे। However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कारों में से जो धुआं निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इंडस्ट्रीज का जो पॉल्यूशन होता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ने की वजह से टेम्परेचर जो है अर्थ का बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। अब ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो कोल्डेस्ट पार्ट है वर्ल्ड के, कौन कौन से हैं, अंटार्कटिका है ना, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई है। अब जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है हमारी अर्थ का, उससे क्या हो रहा है, ये बर्फ लगातार पिघलती जा रही है। एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइजेस। अब जब बर्फ पिघलेगी तो वो बर्फ पिघल के कहाँ जाएगी, सीज में जाएगी, समुद्र में जाएगी, तो उससे क्या है, सीज का जो पानी का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। कॉजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरियाज, और जो समुद्र के पास के कोस्टल एरियाज हैं, तट के पास जो एरियाज हैं, वहाँ पे बार बार क्या आती है, बाढ़ आती है। There may be drastic changes in the climate of a place leading to extinction of some plants and animals in the long run। अब जब ये पूरा चेंज होता है क्लाइमेट हमारा बार बार इस वजह से, तो क्या है, बहुत सारी जो हमारी स्पीशीज हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, बहुत सारे जो टाइप्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होते
बहुत सारी गैसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर ज़्यादातर किन दो गैसेस से मिलकर बना है, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। तो ये जो है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, ये सब क्या है, बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है पाई जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। इन गैसेस के अलावा हमारी एयर में जो है बहुत छोटे छोटे जो हैं धूल के, मिट्टी के जो हैं कण भी पाए जाते हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू अ परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। ये जो पाई चार्ट आपको गिवन है, ये वाला, ये जो है हमारी एयर के अलग अलग जो कंपोनेंट्स है, कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर की, एयर की कंपोजिशन है, उसको बता रहे हैं। ध्यान से देखो इसको। देखो नाइट्रोजन कितनी है, 78%, ऑक्सीजन कितनी है, 21%। तो सबसे मेन गैसेस कौन सी है, ये दो ही गैसेस सबसे मेन है। एक है आपकी नाइट्रोजन और दूसरी है आपकी ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड है सिर्फ 0.03%, ठीक है। आर्गन है 0.93% और बाकी सभी गैसेस हैं सिर्फ 0.04%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पे है ऑक्सीजन, और बाकी सब जो है बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो है एयर में पाई जाती है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। सबसे ज़्यादा जो है कौन सी गैस है एयर में, नाइट्रोजन। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. जब हम सांस लेते हैं तो हम कुछ जो है अमाउंट नाइट्रोजन का इनहेल करते हैं, यानी कि जो हमारी सांस के थ्रू हमारे अंदर जाता है, जो कि कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में, और एंड एक्सेल इट, और उसको हम फिर छोड़ देते हैं। यानी कि सांस लेते हैं, नाइट्रोजन अंदर गया और फिर हम उसको एक्सेल कर देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन प्लांट्स को क्या है, अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की गैस की आवश्यकता होती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वो डायरेक्टली एयर से जो है नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। बैक्टीरिया दैट लिव्ड इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। अब जो है वो डायरेक्ट तो नहीं ले पाते, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिट्टी में रहते हैं, या फिर जो प्लांट्स की जो जड़ें होती है, रूट्स होती हैं, उससे उनकी मदद से वो नाइट्रोजन गैस को लेते हैं हवा से और उसके फॉर्म को चेंज करके यूज़ करते हैं प्लांट्स अपने सर्वाइवल के लिए। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। अभी आपने देखा था पाई चार्ट में, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जो है पाई जाती है हमारी एयर में। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। जैसे में हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आपको पता ही है, जब ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी वजह से, क्योंकि हम बार बार लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना एटमॉस्फेयर से हम कम कर देंगे, क्योंकि प्लांट्स जो है हमेशा ही फोटोसिंथेसिस करते समय इसको रिलीज करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं, किसको, ऑक्सीजन को। तो ये हमेशा ही हमारे एटमॉस्फेयर में गैस बनी रहती है कॉन्स्टेंटली। इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। अगर हम लगातार पेड़ों को काटते रहेंगे तो ये जो बैलेंस बना हुआ है ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। तीसरी गैस, नाइट्रोजन देख लिया हमने, ऑक्सीजन देख ली, अब है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी इम्पॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। अब जो हरे पेड़ पौधे हैं वो भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करते हैं। ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम क्या, जो ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं, जब वो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स seems to be equal to the amount used by plants which make a perfect balance। अब जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक्सहेल करते हैं एनवायरनमेंट में, वो सारे के सारे
बैलेंस बन जाता है। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, लेकिन ये बैलेंस कैसे डिस्टर्ब होता है? जैसे जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं यानी ईंधन जलाते हैं तो उससे क्या है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो जो हम एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा जो हम ये ईंधन जला रहे हैं इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो जैसे कि कोल से या ऑयल से, तो उससे क्या है ये बैलेंस जो है बिगड़ जाता है। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। हर साल बिलियंस जो है बिलियंस ऑफ टन्स जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो है छोड़ देते हैं। As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रही है, हमारा जो अर्थ का जो वेदर है और जो क्लाइमेट है वो लगातार क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग का सीरियस इशू इन टुडेज वर्ल्ड, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो है आपको बताया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, अब हम देखते हैं हमारी एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सी इसमें लेयर्स होती हैं। अवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से स्टार्ट होके जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 हिस्सों में, 5 लेयर्स में बटा हुआ है। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। यहाँ पे डायग्राम दिया है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का, आपको देखो उसको। ये है आपका सबसे नीचे क्या है, ट्रोपोस्फेयर, ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर है मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सो, यहाँ सबसे ऊपर है आपका एक्सोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर को पढ़ते हैं पहले हम, जो सबसे नीचे है। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है ये हमारी एटमॉस्फेयर की। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, यानी कि जमीन से लेके 13 किलोमीटर ऊपर तक इसकी हाइट होती है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, जिस एयर में हम सांस लेते हैं वो इसी लेयर में पाई जाती है। Almost all the weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm occur in this layer। इस लेयर में क्या क्या होता है, देखो जो भी बारिश होती है, धुंध पड़ती है, हेलस्टॉर्म आती है यानी कि तूफान आता है, जो वो सब क्या है इसी लेयर में अकर होता है। सेकेंड है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, जो इससे ऊपर होती है। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर। It extends up to a height of 50 किलोमीटर। ये कितनी हाइट तक जाती है, 50 किलोमीटर ऊपर तक। This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena। ये जो लेयर है ये बादलों से मुक्त होती है, यानी इसमें बादल नहीं होते हैं। और जो है क्या होता है, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और इस जो लेयर है यहाँ पे एरोप्लेन्स उड़ने के लिए सबसे सही कंडीशन पाई जाती है। One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas। ठीक है, इस जो लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर ओजोन की भी गैस की भी पाई जाती है। We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays। अभी आपने देखा था ना कि ओजोन गैस जो है, ओजोन लेयर हमें कैसे सूरज की हार्मफुल लेयर से, रेस से जो है बचाती है। तीसरी आपकी मेसोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है आपकी मेसोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ठीक है, पहले वाली लेयर थी ट्रोपोस्फेयर, वो 30 किलोमीटर तक जा रही थी, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक और मेसोस्फेयर जा रही है आपकी 80 किलोमीटर तक। मेटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। आपने देखा ना मेटियोराइट्स जो है बर्न होते हैं, उनके कुछ टुकड़े जमीन पे गिरते हैं, वो इसी लेयर में आके गिरते हैं। फोर्थ है आपकी थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। अब जो थर्मोस्फेयर है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ेगा। लोनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इस लेयर में एक जो पार्ट होता है उसका नाम होता है लोनोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। 80 से 400 किलोमीटर के बीच की इसकी जो है एक्सटेंड होती है। This layer helps
ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। कौन सी लेयर? थर्मोस्फेयर। In fact, radio waves transmitted from Earth are reflected back to the Earth by this layer. जो भी रेडियो वेव्स अर्थ से भेजी जाती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक अर्थ में करती हैं इसी लेयर की हेल्प से। फिफ्थ है आपकी एक्सोस्फेयर, लास्ट लेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर, यानी कि सबसे जो अपर मोस्ट ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, इस जो लेयर होती है एक्सोस्फेयर, इसमें बहुत ही कम हवा होती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर। अब यहाँ पे जो हल्की गैसेस होती है जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये जो है यहाँ से लेके स्पेस तक यही वाली जो एयर है, गैसेस है, वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है आपकी 5 लेयर्स थी। वेदर एंड क्लाइमेट। Is it going to rain today? Will it be bright and sunny today? How many times we have heard this from anxious cricket fans speculating the fate of a one-day match. आपने ये बातें बहुत सारे जो है मैच देखने वाले जो दर्शक होते हैं उनके मुंह से सुनी होगी। जब वो मैच देखते हैं, उनका कोई वनडे मैच होता है, तो वो बोलते हैं कि क्या आज बारिश होगी या फिर आज एक ब्राइट सनी डे होगा। ठीक है, क्योंकि अगर बारिश होगी तो मैच नहीं हो पाएगा, ब्राइट सनी डे होगा तो मैच हो जाएगा, है ना। इफ वी इमेजिन अवर बॉडी टू बी रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स। देखो, अगर हम मान लें कि हमारी बॉडी एक रेडियो है और हमारा माइंड जो है स्पीकर है, ठीक है, तो उसी तरीके से वेदर भी सेम इसी तरीके से जो है सेम होता है, इसी तरीके से होता है। वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर। वेदर हम किसको बोलते हैं? जो हमारी डे टू डे आवर टू आवर कंडीशन होती है हमारे एटमोस्फेयर की, कि अभी बारिश हो रही है, अभी धूप निकली है, अभी तूफान आ रहा है, अभी स्नो फॉल हो रहा है, या फिर अभी फॉग है। ये सब चीज़ें जो हैं हमें वेदर में ही पता चलती हैं। ठीक है, अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन टेरिबल, यानी कि एक बहुत ज़्यादा गर्म या ह्यूमिड जो वातावरण है वो किसी को भी डरा सकता है। अ प्लेजेंट ब्रीजी वेदर मे मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। अगर बहुत अच्छा मौसम होगा, बहुत अच्छी हवा चल रही होगी, तो क्या होगा, वो मौसम किसी को भी खुश कर सकता है और हो सकता है कि कोई बाहर आउटिंग का भी प्लान कर ले। आप घूमने जाते हैं ना जब मौसम अच्छा होता है तो। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। अब वेदर जो है हर दिन रोज अलग अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे आज से बहुत ज़्यादा धूप निकली है, कल हो सकता है बारिश हो जाए, है ना। तो ड्रामेटिकली भी चेंज हो सकता है वेदर डे टू डे। However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents it the climate। लेकिन जो एक नॉर्मल एक, जैसे अभी आपको पता है गर्मी चल रही है ना, फिर बारिश होती है, फिर सर्दियाँ आती हैं, तो एक थोड़ा सा जो लंबे समय तक जो एक वेदर चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं किसी जगह का। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। अब आपको पता चला कि हम रोज की जो है वेदर फोरकास्ट जो है हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो वेदर तो एक पार्ट हो गया। ठीक है, डे टू डे जो आपका मतलब होगा, गर्मी होगी, बारिश होगी, वो सब बताता है। और जो एक लॉन्ग फेज होता है पूरा, कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं 2 या 3 महीने, है ना, फिर 3 से 4 महीने का सर्दियाँ होंगी, इस तरीके का जो होता है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। टेम्परेचर क्या होता है देखो, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। जो टेम्परेचर आपको रोज फील होता है वो एक्चुअल में क्या है? कहाँ का टेम्परेचर है? हमारे एटमोसफेयर का टेम्परेचर है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर, यानी कि ठंड की या गर्मी की जितनी भी डिग्री होगी उसको हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बोलेंगे। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब जो ये टेम्परेचर है ये सिर्फ दिन में और रात में ही चेंज नहीं होता, बल्कि मौसम के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। आपको पता ही है समर्स में जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, विंटर्स में टेम्परेचर कम होता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन एंड। अब जब एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन का टेम्परेचर का, उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी
इंटरसेप्टिंग बाय द अर्थ। अब जो इंसोलेशन क्या होता है, देखो जो भी सोलर एनर्जी आ रही है अर्थ में उसको हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन कहते हैं, जिसको इंटरसेप्ट कर रही है हमारी अर्थ। यहाँ पे एक डायग्राम है वेदर इंस्ट्रूमेंट का, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर। थर्मोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर। बैरोमीटर क्या होता है, मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम बैरोमीटर को यूज़ करते हैं। रेन गॉज मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी कि रेन गॉज से हम क्या मेज़र करते हैं कि कितना रेनफॉल हुआ है। विंड वेव से हमें क्या पता चलता है, शो द डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा चलने की कौन सी डायरेक्शन है उसका हमें पता चलता है। ये सारे क्या हैं, हमारे वेदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। आपको पता है बीच में इक्वेटर है हमारे अर्थ के, है ना। इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल्स की साइड जाओगे टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर, और उसी तरीके से जो है टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड माई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। अब आपको पता चला स्नो, जो पोल्स हैं हमारे अंटार्कटिका का जो रीजन है, पोल का जो रीजन है वो किस लिए जो है बर्फ से जो है ढका हुआ है। इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो कुछ जो फसलें हैं उनके लिए वो तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वो फसलें हम उगा नहीं पाएंगे। द टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन द दैट ऑफ विलेजेस, यानी कि गाँव की कंपैरिजन में शहरों का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। द कंक्रीट एंड मेटल इन बिल्डिंग्स एंड द एस्फाल्ट ऑफ रोड गेट हीटेड अप ड्यूरिंग डे। जिस मटीरियल से हमारा रोड बना हुआ है, जिस मटीरियल से हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो बहुत जल्दी तेज़ी से जो है गर्म होती है। इस वजह से शहरों का तापमान गाँवों की तुलना में ज़्यादा होता है। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग नाइट, और रात के समय ये जो हीट है इसको रिलीज कर देते हैं। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। अब आपको पता है कि जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली होती हैं। भीड़ भाड़ वाली होने की वजह से ही जो है वार्म एयर को ये ट्रैप करके रखती हैं हमेशा, और हमेशा टेम्परेचर को जो है बढ़ा के रखती हैं, जिसकी वजह से शहरों का जो टेम्परेचर है वो गांव के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है।